written statement in the form of pleadings, both the parties have to give a written statement and pleading consisting of relevant facts of the case. The plaintiff has to first submit the pleading, and then the defendant has to submit the respective written statement consisting of relevant facts, है ना. तो अभी क्या है कि हम ये दोनों पार्टीज़ को, जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है, इन दोनों को कोर्ट में अपनी अपनी बात रखनी होती है. वो किस ज़रिए होगा? प्लेंटिफ जो है प्लेंट के तरफ रखेगा और जो डिफेंडेंट है वो रिटन स्टेटमेंट देगा. अब अगर दोनों पार्टीज बहुत ज़्यादा राम कहानी लिख के दे देंगे कोर्ट को, तो कोर्ट को बहुत परेशानी हो जाएगी इस केस पे काम करने में. तो उसमें क्या होता है कि हम एकदम रेलिवेंट जो फैक्ट्स होते हैं वो लिखते हैं. प्लेंटिफ प्लेंट देगा जिसमें एकदम रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे, और जो डिफेंडेंट होगा रिटन स्टेटमेंट होगा जिसमें रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे. तो ये जो रिटन स्टेटमेंट और प्लेंट का जो मांजरा है, ये ऑर्डर 6 के अंडर आता है कि दोनों पार्टीज़ को अपनी अपनी बात रखनी है प्लीडिंग्स के तौर पे. हो गया. अब प्लेंट आता है. pleadings of the plaintiff is known as a plaint, which comes under order number 7, or pleadings of the defendant is a written statement, so that comes under order 8. तो ऑर्डर 7 और ऑर्डर 8 के बारे में ऑर्डर 6 बात करता है कि प्लीडिंग्स देनी है दोनों पार्टीज़ को भाई. और प्लीडिंग्स कैसे आएगी? प्लेंट के फॉर्म में आएगी प्लेंटिफ की तरफ से, और रिटन स्टेटमेंट आएगा डिफेंडेंट की तरफ से. अब आइए ऑर्डर 8 की तरफ. ऑर्डर 8 बात करता है अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज़ के बारे में. अगर अपीयरेंस है और अगर नॉन अपीयरेंस है तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस, ये हो गया. तो अब हमने दोनों बात रख दी. प्लेंटिफ ने प्लेंट जमा कर दिया, डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट दे दी कोर्ट में. अब दोनों की अपीयरेंस होगी कोर्ट में, मतलब जज बुलाएंगे उनको कि अब आप कोर्ट में प्रेजेंट हो. तो दोनों पार्टीज़ को कोर्ट में प्रेजेंट होना है. कि दोनों में से किसी एक पार्टी की अपीयरेंस नहीं है कोर्ट में, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, वो ऑर्डर 8 के अंडर आता है. अब ऑर्डर 9 के अंडर आता है. ऑर्डर 9 decides appearance and non-appearance of the parties. Order 8 talks about written statement from the defendant, and order 9 talks about appearance and non-appearance of the party and the consequence of non-appearance. अब आइए ऑर्डर 11, दैट इज़ डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन. अब हमने पार्टीज़ तो दोनों बुला ली, अपीयरेंस के लिए बोल तो दिया पार्टीज़ को. अब हम डिस्कवरी करेंगे. अब सिर्फ पार्टीज़ के आ जाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी. जज को और डॉक्यूमेंट्स चाहिए ताकि वो कोर्ट में तह तक उसकी जांच पड़ताल कर सके केस की. तो द कोर्ट में आस्क फॉर रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द डिफेंडेंट फॉर द डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ द सूट. तो सूट की डिस्कवरी और इंस्पेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं प्रेजेंट की जाएँ. तो दैट कम्स अंडर ऑर्डर नंबर 11. एडमिशंस, जो एडमिशंस होंगी सब ये डॉक्यूमेंट्स की, और जो भी हम प्रेजेंट कर पाएंगे वो मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट तो हो गया और अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज़ भी हो गई. पर इसके बाद जब हम एविडेंस की बात करेंगे, हमने जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए टू सपोर्ट द सूट, वो एडमिशंस होता है, वो इसके थ्रू होगी. दिस इज़ ऑर्डर नंबर 12. अब आइए प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स. जो डॉक्यूमेंट्स हमने ऑर्डर नंबर 11 में ली थी फॉर डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, उनको हमें वापस भी करना होगा इन अंडर ऑर्डर नंबर 13. तो प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज अंडर ऑर्डर नंबर 13. अब कोर्ट के पास रेलिवेंट डेटा है, डॉक्यूमेंटेशन है टू अंडरस्टैंड द केस. तो अब क्या होगा? फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़. अब जो है कोर्ट में फ्रेमिंग होगी इश्यूज़ कि हाँ मुद्दा क्या क्या है, इश्यूज़ क्या क्या है, सूट में कैसे चीज़ें हो रही हैं, वो इसके बारे में. अब आता है ऑर्डर नंबर 14, डिस्पोजल ऑफ सूट इन द फर्स्ट हियरिंग. उसके बाद आता है समन एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस. अब आपको सपोर्ट चाहिए विटनेसेस की. इस केस के लिए डॉक्यूमेंटेशन तो हमने मंगा ली थी सूट को सपोर्ट करने के लिए, अब हमें चाहिए विटनेसेस. तो हम जैसे डिफेंडेंट को समन हमने भेजा था कि आपको आना होगा सूट के लिए, तो वैसे ही हम विटनेस को भी समन भेजेंगे दैट यू हैव टू कम एंड गिव योर अपीयरेंस एट द कोर्ट फॉर सच एंड सच सूट. और यहाँ विटनेस आते हैं अंडर ऑर्डर नंबर 16. अब
ये सब के बाद शुरू होती है हियरिंग। हियरिंग कम्स अंडर 17, 18 एंड 19। ऑर्डर नंबर 17 एडजर्नमेंट की बात करता है। ऑर्डर नंबर 18 हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस के बारे में बात करता है। सूट की सुनवाई होगी, एग्जामिनेशन की जाएगी, विटनेसेस की, गवाह जितने भी होंगे उनको एग्जामिन किया जाएगा। ये कम्स अंडर ऑर्डर नंबर 18। ऑर्डर नंबर 19 एफिडेविट की बात करता है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन या फैक्ट्स आप कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे वो एफिडेविट के तौर पर होना चाहिए। मतलब एफिडेविट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूव एंड फॉर द एग्जामिनेशन एंड फैक्ट्स इन द सूट। तो यहाँ ऑर्डर नंबर 20 होगा जजमेंट एंड डिक्री। जजमेंट और डिक्री कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि सेम है, सेम नहीं है। डिक्री टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ द पार्टीज, whereas judgment is a statement which a judge creates on the basis of the degree. डिग्री जो है दोनों पार्टीज की राइट्स के बारे में बात करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दीज राइट्स जो है जजमेंट एक स्टेटमेंट देंगे जो कि क्रिएटेड होगा ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। मतलब द राइट्स have to be taken into the concern while making a judgment. Decree cannot be abolished. Decree के अकॉर्डिंग ही जजमेंट होगी। So decree and judgment are both different things, and order 20 talks about both of them. And order 21 is execution of decree and orders. I'm sorry, I need to make a bit of changes. Yeah, 21 जो एग्जीक्यूशन होता है डिक्री एंड ऑर्डर्स का, हमारा सूट का तो ये पूरा हमने समझ गए कैसे कैसे सूट करना है, बेसिक से समझ गए। अब जो हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ ये जजमेंट होगी इस डिक्री को मद्देनज़र रखते हुए, तो इस जजमेंट को अब टाइम आता है एग्जीक्यूट करेगा। तो ऑर्डर नंबर 21 इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर। तो बेसिकली जजमेंट की एग्जीक्यूशन जो होगी, डिक्री एंड ऑर्डर्स की जो एग्जीक्यूशन होगी वो ऑर्डर नंबर 21 के लिए आएगी। सो दिस वॉज सिविल प्रोसीजर कोड मेड ईजी फॉर यू, एंड आई एम सॉरी इफ देयर वाज सम मिस्टेक फ्रॉम माई साइड मेड बाय दिस। if there is any changes that I need to make, please drop a comment and let me know. I'll be more than happy to know. Constructive criticism is always appreciated. Thank you so much for watching my video.